Hello students. Let's continue our discussion on the topic the rise of nationalism in Europe. So this is the part 2 of the chapter. First part में हमने already बहुत कुछ समझा था. We read about the how the idea of nationalism evolved in Europe and especially in France, क्योंकि फ्रांस जो था वो क्या था, starting point था इन सब चीज़ों का, nationalism की भावना का. So apart from that we also read about nation state and the Jacobean clubs. अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया गया था वो था नेपोलियन का. लास्ट में जब नेपोलियन बोनापार्टे जब कंकर करते हैं फ्रांस को एंड वो रूल करते हैं एंड हिज रूल वाज एक्चुअली मिलिट्री डिक्टेटरशिप. सो उनकी मिलिट्री डिक्टेटरशिप में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ऐसे क्लॉज थे, ऐसी अच्छी बातें थी जिन्होंने नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाया है, प्रमोट किया है. जैसे वेरी इंपॉर्टेंट इनका था नेपोलियनिक कोड और नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804. ये क्या था कि नेपोलियन ने मॉडर्नाइजिंग चेंजेस की उम्मीद की थी. उन्होंने बहुत ही मॉडर्न एरा एक देखा था फ्रांस के लिए एंड ही ब्रॉट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ही एक्चुअली डिड सो मेनी थिंग्स टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन इन फ्रांस. सो कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे ड्यूरिंग हिज रेन इट वॉज एबोलिश्ड लाइक प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. जो प्रिविलेजेस मिलते थे बर्थ के बेसिस पे, स्पेशली टू द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट, द चर्च एंड नोबिलिटी, उन प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया गया. इक्वालिटी बिफोर लॉ इस्टेब्लिश की गई एंड राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर किया गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स भी सिंप्लीफाइड कर दिया गया था ताकि वहाँ पे कंट्रोल हो सके. फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया था. पीजेंट्स जो हैं वो अपने ड्यूज से फ्री हो गए थे. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हुआ फ्रांस में एंड यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड नेशनल करेंसी भी क्या हुई थी, वो भी इंट्रोड्यूस हुई थी फ्रांस में. सो इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एकता वाली भावना, नेशनलिज्म, नेशनल के अगेंस्ट, नेशनल करेंसी, अरे हमारे राज्य का, हमारी कंट्री की करेंसी है एक. सो दैट वाज फॉलोड. तो ये सारी चीज़ों ने क्या किया, कहीं ना कहीं इन्होंने नेशनलिज्म की जो भावना इवॉल्व हो रही थी उसे और प्रमोट किया. लेकिन नेपोलियन जो है वो बाद में नेपोलियन को जिस तरह से उनकी ये पॉलिसीज़ जो है वो वेलकम की गई थी स्टार्टिंग में, पर एट द लेटेस्ट स्टेज क्या हुआ कि नेपोलियन की मॉडर्न पॉलिसीज़ भी जो है उनको भी अपोज किया लोगों ने. क्यों? क्योंकि ये जो मॉडर्न पॉलिसीज़ थी ये एक तरह से क्या कर रही थी, उनके फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम को भी वो टेक अवे कर रही थी. पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो भी लोगों को नहीं मिल रहा था. तो इस वजह से लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपोज करना शुरू किया. अब किस तरह से वो हुआ कि मतलब फ्रेंच आर्मी जो है, और मेन ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि नेपोलियन क्या चाहता था कि वो आसपास के एरियाज़ को कंकर करना चाहता था. तो वो कहीं ना कहीं वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप उनकी पॉलिसीज़ में रह गई, जिनकी वजह से वो लास्ट में लोगों को ऐसा फील हुआ कि हमें सारी फ्रीडम तो मिल रही है, इकोनॉमिक मिल रही है फ्रीडम, ठीक है, राइट्स भी हमें मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रीडम हमें नहीं मिल रहा है. टैक्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए थे, सेंसरशिप ला दिया गया था, मतलब लोग फ्री नहीं थे पॉलिटिकली बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, या प्रिंट मीडिया भी फ्री नहीं थी. अपार्ट फ्रॉम दैट ज़बरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मीज़ में इंक्लूड किया जाता था, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज़. ताकि क्योंकि आर्मी की ज़रूरत है, हमें जब कंट्रीज़ कंकर करनी है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ाई के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. सो लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में इंक्लूड किया जाता था. सो ये सारी चीज़ें थी जिससे लोगों को लग रहा था कि नहीं, पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो हमारा ख़त्म हो गया, हमें अभी भी नहीं मिला है. तो इसलिए लोगों ने क्या किया, उन्होंने नेपोलियन को अपोज किया. ही वॉज नॉट वेलकम्ड लेटर. देन व्हाट हैपेंड, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ एंड नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू.
अब ये हुई थी फ्रांस की बात। अब फ्रांस क्या था, फ्रांस स्टार्टिंग पॉइंट था। फ्रांस ने कहीं ना कहीं यूरोप को, बाकी यूरोपियन नेशंस को इन्फ्लुएंस किया था। लेकिन अभी भी यूरोप की सिचुएशन कैसी थी, वहाँ क्या चल रहा था, वहाँ की करंट स्टेटस क्या थी इस वक्त। यूरोप में क्या था कि बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी इन द सेंस बहुत सारे रीजनल स्टेट्स थे, इन रीजनल स्टेट्स के अलग अलग ये बहुत सारे वेरिड थे, अपनी अपनी चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज थी, छोटे छोटे ग्रुप बन गए थे जिनकी अपनी लैंग्वेज थी, अपने ग्रुप थे, और बहुत सारे एम्पायर्स थे। ऑन योर पेज नंबर 8 इन सेकेंड पैराग्राफ, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द मिडल वन, तो उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जैसे द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो इसमें क्या था, इसमें बहुत सारे लोग थे, रीजन्स अलग अलग थे। अल्पाइन रीजन कवर करता था, टायरोल, ऑस्ट्रेलिया एंड सुडेंटलैंड। एंड इन सब में क्या था, लैंग्वेजेस भी अलग अलग बोले जाते थे, उनका अपना कल्चर अलग था। एरिस्टोक्रेसी जो थी, एरिस्टोक्रेट ग्रुप, वो जर्मन्स थे, एंड अदर लोग जो थे वो बोहेमिया थे। एंड फिर इनके पीपल में इटालियन भी कुछ लोग बोलते थे, लोम्बार्डी एंड वेनेटिया में। एंड हंगरी की अगर बात करें तो हंगरी में क्या था, आधी पॉपुलेशन तो magyar बोलती थी, वाइल दी अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, और बाकी हाफ के तो बहुत ही सारे थे। गलीशिया में एरिस्टोक्रेसी की अपनी लैंग्वेज थी, एरिस्टोक्रेट्स की अपनी लैंग्वेज थी, पॉलिश, वो पोलिश बोलते थे, दैट मीन्स द लैंग्वेज ऑफ पोलैंड। सो यू विल गेट इनफ एग्जाम्पल फ्रॉम दिस पैराग्राफ, so please read it to see the diversity. So there are so many diversities, there was so many diversity in यूरोप, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हो गया था, छोटी छोटी चीज़ों में बटा हुआ था। और जहाँ रीजनलिज्म की भावना आ गई, मतलब वहाँ पे नेशनलिज्म की सोच नहीं आती है। तो आखिर ये नेशनलिज्म की भावना निकली कैसे। अब यूरोप में क्या था, यूरोप में दो क्लासेस थे, एरिस्टोक्रेट्स एंड न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास भी मर्ज हो गए वहाँ पे। न्यू मिडिल क्लास कैसे मर्ज हुए, ये ओवरसीज ट्रेड की वजह से मर्ज हुए। वहाँ पे ओवरसीज ट्रेड वगैरह बढ़ते गए और लोग जो हैं वो इंट्रैक्ट होते गए टू द आउटर लैंड। सो विद दिस इंट्रैक्शन द न्यू मिडिल क्लास इमर्ज्ड, एंड उनकी थिंकिंग क्या थी, ओके वी विल कम टू द कन्फ्लिक्ट्स, उनकी थिंकिंग क्या थी और क्यों कन्फ्लिक्ट होते थे। बट पहले क्या है, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या थे, एरिस्टोक्रेट्स कहीं ना कहीं वो आपस में ही कनेक्टेड थे, वो डोमिनेंट थे, अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे, एंड वो आपस में कनेक्टेड थे मेनली बिकॉज ऑफ मैरिजेस। तो जैसे कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पढ़ा होगा कि लुईस 16 वॉज मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मरिया। ओके, सो इन दिस वे क्या था कि एरिस्टोक्रेट्स जो है वो कनेक्टेड थे एक दूसरे से, एंड वो एक थे। बट जो दूसरा ग्रुप फॉर्म हुआ वो क्या था, वो था न्यू मिडिल क्लास। सो अक्सर क्या होते थे, इन दो ग्रुप्स में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह के, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। न्यू मिडिल क्लास क्या चाहता था, वो इक्वालिटी चाहता था, लेकिन एरिस्टोक्रेसी नहीं, तुमने इक्वालिटी की बात कैसे कर दी, वी आर द लीडर्स, हम डोमिनेट करेंगे, हम रूल करेंगे, यहाँ पे यहाँ कोई इक्वालिटी फॉलो नहीं की जाएगी। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसा, न्यू मिडिल क्लास क्या चाहता था, वो डेमोक्रेसी चाहता था, लेकिन एरिस्टोक्रेट्स क्या चाहते थे, वो सारे पावर्स अपने हाथ में रखना चाहते थे, दे वांटेड ऑल द पावर्स इन देयर हैंड्स। एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहता था। एरिस्टोक्रेट्स क्या समझते थे अपने आप को, वो समझते थे कि हम तो भाई अलग ही क्लास हैं और हम बहुत ही बड़े लोग हैं। देन न्यू मिडिल क्लास क्या चाहता था, वो चाहता था इक्वालिटी, वो हमेशा इक्वालिटी की ही बात करता था। तो इस वजह से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, एंड यही कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स ने जन्म दिया किसे, आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म की भावना को जन्म दिया इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स ने। तो ये लिबरल नेशनलिज्म एक्चुअली होता क्या है, लिबरल नेशनलिज्म या फिर लिबरलिज्म। लिबरल वर्ड ये कहाँ से आया है, लिबर विच इज़ अ लैटिन वर्ड एंड इट मीन्स टू बी फ्री, फ्री।
So liberalism और liberal nationalism is the freedom for individual and equality for all. ये वो भावना है जहाँ पे सभी के लिए फ्रीडम है, इंडिविजुअल होने की फ्रीडम है एंड टू बी इक्वली ट्रीट होने की फ्रीडम है. सो दिस इज द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म. अब लिबरलिज्म जो है इसमें दो तरह की बातें आती हैं, दो पार्ट्स एक्चुअली आप कंसिडर कर लीजिए, विच इज़ वन इज़ नोन एज पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड द अदर इज़ नोन एज इकोनॉमिक लिबरलिज्म. पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या है कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो बाय कंसेंट फॉर्म हो, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, लोगों की आपसी सहमति से, जस्ट लाइक डेमोक्रेसी. एंड यहाँ क्या हो, यहाँ राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू वोट हो, सभी के लिए, ये सभी को ये राइट्स मिले. इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस. अच्छा, यूरोप में सिचुएशन क्या थी कि आप जैसे स्टेट टू स्टेट अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है. आप एक ही कंट्री में हैं, लाइक अगर इंडिया में लिबरलिज्म नहीं हो, सपोज आप यहाँ से यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, सो स्टेट टू स्टेट जाने के लिए आपको टैक्स देना पड़े, तो यहाँ तो रीजनल की भावना वही, आप एक ही कंट्री में इंडिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है, राइट. सो ये चीज़ जो है वो एबोलिश हो, ये लिबरलिज्म सपोर्ट नहीं करता. आई मीन दिस टैक्सेशन सिस्टम इज़ नॉट सपोर्टेड इन द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म. लिबरलिज्म में क्या सपोर्ट करता है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट की, जिसको जो भी ट्रेडिंग करनी है कंट्री के अंदर वो कहीं पे भी जाके बेच सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो उसके ऊपर. दूसरी चीज़, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विद इन अ कंट्री, विद इन अ नेशन अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसे कुछ टैक्स ना पे करना पड़े. नेक्स्ट, इकोनॉमिकली पीपल शुड बी एम्पावर्ड एंड इकोनॉमिकली पीपल जो है वो एम्पावर होंगे इसी तरह से. अब इसकी ज़रूरत क्या थी एंड स्टेप्स क्या लिए गए एंड व्हाट इज अबाउट Zolverin. So if we see need, why it was needed, there was unnecessary state imposed taxes. The traders faced a lot of challenges. बहुत ही ज़्यादा unnecessary टैक्स इम्पोज हुए थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और सबसे ज़्यादा दिक्कतें किसे आती थी, ट्रेडर्स को. ट्रेडर्स क्योंकि वो ट्रैवल करते थे, वो उन्हें जो प्रोडक्ट है, सामान है, वो पहुंचाने की जिम्मेदारी मिलती थी फ्रॉम, उसके लिए उन्हें 6-7 नेशंस क्रॉस करके जाने पड़ते थे. अब 6-7 नेशंस का वो उसी प्रोडक्ट के लिए अगर वो टैक्स पे करें तो वो 7वें या 8वीं कंट्री में पहुंचते पहुंचते उस टैक्स की वजह से उस प्रोडक्ट का रेट कितना हाई हो जाएगा, इट विल बी अराउंड 7 times, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट और भी टैक्सेस स्टेट इम्पोज कर देती थी. स्टेट के अपने अपने रूल अपने अपने स्टेट में चलते थे. सो बिकॉज ऑफ विच ट्रेडर्स फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. मार्केट भी कभी कभी उन्हें नहीं मिलती थी, मार्केट के लिए भी उन्हें अलग से टैक्स देना पड़ता था, अलग से मनी देनी पड़ती थी. सो दिस वॉज द प्रॉब्लम एंड अ वेरी हाई प्रोडक्ट, और बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट जो है वो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता. सो दिस इज़ द रीज़न ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. सो व्हाट वाज द सॉल्यूशन ऑफ इट, व्हाट वाज द स्टेप्स टेकन टू रिजॉल्व द इशू. स्टेप्स टेकन वे ज़ोल्वेरिन जो है वो फॉर्म हुआ. ज़ोल्वेरिन क्या है, ज़ोल्वेरिन जो है वो एक तरह का कस्टम्स यूनियन है. यूनियन फॉर्म हुई, लेबर यूनियन के बारे में आपने सुना होगा. सो दे आर सो मेनी स्टेट यूनियंस एंड दे आर सो मेनी यूनियंस, काइंड ऑफ वेराइटीज ऑफ यूनियन. सो इसी तरह से कस्टम यूनियन फॉर्म हुई एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन 1834. इस यूनियन ने क्या किया, ये टैरिफ बैरियर्स जो है वो एबोलिश कर दिए. जो ये स्टेट टू स्टेट टैरिफ्स वेरी कर रहे थे, टैक्सेस इम्पोज हो रहे थे, ये सारी चीज़ें वो ज़ोल्वेरिन ने एबोलिश कर दी, हटा दी. एंड करेंसीज उस समय 30 करेंसीज जो है वो यूज़ होती थी, बिकॉज हर स्टेट की अपनी एक करेंसी थी, कोई नेशनल करेंसी ही नहीं थी. सो ये जो 30 करेंसीज जो यूज़ होते थे उन्हें घटा के उन पे वर्क किया गया एंड उन्हें घटा के 2 कर दिया गया. सो ओनली 2 करेंसीज वेर यूज लेटर. सो
what it helped इसने क्या किया, इसने ट्रेडर्स को तो हेल्प की, एंड टैरिफ बैरियर्स हटने से एंड करेंसीज इम्प्रूव होने से, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाद में क्या हुआ कि रेलवेज भी जो है वो नेटवर्क ऑफ रेलवेज ये भी इम्प्रूव हुआ वहाँ पे, तो इसकी वजह से मोबिलिटी भी बढ़ी, लोग जो है इधर से उधर आराम से आना जाना कर सके, इकोनॉमिकली यूनिफाई हुआ, इकोनॉमिकली लोग जो है वो स्ट्रेंथन हुए, एम्पावर्ड हुए एंड यूनिफाइड हुए, वो जुड़े. सो दिस यूनिफिकेशन दिस रिजल्टेड टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. वो कहीं ना कहीं उन्हें ये फीलिंग आ रही थी कि वो यूरोप में ही ट्रैवल कर रहे हैं, वो एक कंट्री में ही ट्रैवल कर रहे हैं, वो अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स में नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं हो रहा है. तो वो जो रीजनलिज्म की भावना थी वो नेशनलिज्म में कन्वर्ट होती गई. सो दिस द concept of Zolverin, the concept of liberalism, the formation of Zolverin also resulted to promotion of the feeling of nationalism in Europe. So students, this was all for today, and we will read more about like how many what were the changes or what were the things that brought the idea of nationalism in Europe. So आपको हर टॉपिक में बस ये रिलेट करना है कि जो कुछ भी हुआ उससे नेशनलिज्म की भावना जो है वो कैसे बढ़ी लोगों में, हाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इवॉल्व्ड इन और वाज प्रमोटेड in the people, how the idea of nationalism evolved in Europe. So we have to link each and everything in that like to nationalism, and you have to think about everything in that way. You have to correlate everything with the idea of nationalism. So students, this was all for today, and have a nice day ahead. We will meet again with the next topic in our next lecture. Thank you everyone, and have a great day ahead.